तो 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। व्हेन द प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स स्पीड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है वो पूछा जा रहा है। अगर प्रोजेक्टाइल का केस अगर देखें, इस तरीके से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो पूछा जा रहा है, तो हम लोग यू एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये इस इनिशियल एंगल इसमें दे रखा है 60 डिग्री। तो कुछ टाइम के बाद ये कह रहा है कि इसका जो इस एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 55 डिग्री, तो इसका मतलब इस वाले जो मैक्सिमम हाइट है उससे पहले कहीं होगा पार्टिकल, उसकी बात की जा रही। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने वेलोसिटी v मान लिया और यहाँ की स्पीड गिवन है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका इनिशियल स्पीड क्या है, कितने स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया, समझ गए। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यानी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो होगा और यहाँ की जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे तो ये आ जाएगा u cos 60 डिग्री, और यहाँ अगर ब्रेक करें तो हम लोग यहाँ का एंगल 45 डिग्री भी हॉरिजॉन्टल दे रखा है, तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो 20 cos 45, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको vx मान लेता हूँ और इसको v मान लिया यहाँ की स्पीड को, तो देखो क्या लिखे हम लोग लिखेंगे ux इक्वल्स टू vx, x डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो यहाँ पे u cos 60 इक्वल्स टू 20 cos 45, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, 20 ये 1/√2, तो यहाँ से ये सॉल्व आ जाएगा। ये देखो 20 इंटू 2/√2, तो ये √2 टाइम से जाएगा तो 20√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल भी दे रखा था यहाँ पे 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं E मान ले रहा हूँ, ठीक है। E का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है KQ/r², अगर रेडियस इसका r मानता हो तो r², ठीक है। हमने इसको U मान लिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्या करेगा इस पॉइंट के लिए, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्या करेगा, नेगेटिव वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है, ठीक है। चार्जेस भी सेम है, सेंटर पे निकालना है तो डिस्टेंस भी सेम है, तो ये इस डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे है हमारा वो इस तरीके से है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, आपको कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन पूछा गया था, I J K के टर्म में आंसर देना था, तो देखो इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कहीं आ रहा है 2E, और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट ब्रेक करके x और y के टर्म में लाएंगे। आंसर जो था अपना ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन में वो I और J के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वो आपका था। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2E cos 60, और इसको ब्रेक करेंगे तो 2E sin 30, सॉरी एंगल 30 है, टोटल एंगल काउंट नहीं करना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालने जाए I J के टर्म में तो क्या लिखेंगे, हम इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो आप, यहाँ देखो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहाँ से ये जो होगा -2E cos 30 I कैप, और ये प्लस में 2E sin 30 J कैप। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -2E cos 30 √3/2 I कैप
प्लस 2e साइन 30 1/2 जे कैप, और e का वैल्यू यहाँ से KQ/R रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटी से है, escape velocity from a planet of radius r and density rho is given as 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है। फाइंड द escape velocity from a planet of radius r/10 and density rho by 10। ठीक है, तो दो प्लैनेट है, देखो एक का गिवन है, एक प्लैनेट सपोज दैट हमने फर्स्ट मान लिया और ये वाला प्लैनेट सेकेंड है। ठीक है, तो इसका रेडियस जो दे रखा है r, तो इसका रेडियस कितना कर दिया गया r/10, इसका डेंसिटी रो, तो इसका डेंसिटी रो बाय 10 इस तरीके से दे रखा है। और यहाँ पे जो escape वेलोसिटी है, यानी फर्स्ट वाले केस में जो escape वेलोसिटी है फर्स्ट केस में, ये गिवन है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले प्लैनेट की escape वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस है वो मीटर पर सेकंड में है, तो हमें पहले क्या करना है, सॉल्व करके फिर मीटर पर सेकंड में कर लिया, फिर पहले कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 10⁴ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, किलोमीटर से मैंने हटा दिया, ऑप्शन जो था आपके पास वो मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो escape वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2gm/r, 2gm/r escape वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंजेज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जो रेडियस अलग है उसके इसमें रेडियस अलग है, तो यहाँ रेडियस r1 यानी r में कर दे रहा हूँ, मास इसका m है, तो डेंसिटी के टर्म इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो डेंसिटी के टर्म्स में है। तो यहाँ से 2g मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे एक r है तो r से r क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा escape वेलोसिटी फर्स्ट केस में, तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 8/3 g रो, और आ जाएगा एक r तो कैंसिल आउट हो गया तो r²। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको कर लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, सेकेंड केस में जो है escape वेलोसिटी जो सेकेंड केस में है वो गिवन है आपका, उसकी डेंसिटी और मास उससे रिलेट कर लेंगे हम लोग, मास को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करते पहले, तो 2g मास कितना हो जाएगा रो इंटू v, इसकी उस केस में जो सेकेंड केस में जो डेंसिटी है रो बाय 10, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, r कितना दे रखा है r/10 का क्यूब अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल यहाँ से आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये r² टाइम में यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ था। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो दो चीज़ें कॉमन आ रहेंगे इसमें, इस केस में डेंसिटी और g और रो, ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 8/3 g रो और पाई, यहाँ भी पाई आएगा, पाई छूट गए, यहाँ पे पाई लिखो आप, पाई। ठीक है, यहाँ से r³ आ जाएगा, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा तो r², और ये 10 और ये 100 तो 1000 इस तरीके से आएगा। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड रिज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग VE1 escape वेलोसिटी फर्स्ट केस अपॉन सेकेंड करेंगे, और फर्स्ट केस में जो आपका दे रखा है 8/3 g पाई रो r² डिवाइडेड बाय, इसका जो दे रखा है 8/3 g रो पाई r², ये टर्म्स थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ यहाँ पे 1000 √। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला पहले वाले escape वेलोसिटी कितना दे रखा है 10⁴। जो सेकेंड वाला है यहाँ से देखो ये 1 अपॉन, यहाँ से अगर 1000 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10√10, और ये ऊपर चला जाएगा 10√10 डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से escape वेलोसिटी सेकेंड केस में फाइंड आउट करेंगे तो 10⁴ अपॉन 10√10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, और फिर ये जो देखोगे आप 1000 बचेगा, नीचे √10। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कैलकुलेशन है, ख़त्म हो गई क्वेश्चन, तो आप इसको 100 × 10 अपॉन √10 करोगे, ये √10 टाइम्स में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 100√10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, फिगर शोज अ मीटर ब्रिज इनिशियली null point was achieved at a distance of 40 सेंटीमीटर।
यानी कि जब R1 और R2 रेजिस्टेंस था तो इस केस में ये जो नल पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 था उस केस में ये 40 था, तो इस साइड का कितना ले लेंगे हम लोग 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल 1 मीटर लेते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में। फिर आगे कह रहा है व्हेन अ रेजिस्टेंस 16 ओम इज अटैच्ड इन पैरेलल विथ R2 न्यू बैलेंस पॉइंट वाज अचीव्ड एट अ 50 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। अब कह रहा है कि पहले केस में 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस पॉइंट आ रहा था, अब जो R2 है इसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दिया 16 ओम का, तो अब बैलेंस पॉइंट जो है वो आ रहा है 50 पे, यानी इधर 50 इधर 50 आ जा रहा है। तो कह रहा है R1 और R2 की वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग से अगर केस हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो अपन पोटेंशियोमीटर का मीटर ब्रिज के जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट सेम होगा, इसीलिए आप डायरेक्ट ये वाला लेंथ अपन ये वाले लेंथ का रेशियो कर सकते हो। तो ये वाला लेंथ आ रहा है 40 सेंटीमीटर और ये इधर का आ रहा है 60 आ जाएगा, मीटर ब्रिज है ना 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस जो होता है, देखो रेजिस्टेंस जो होता है एक टर्म्स डिफाइन किया जाता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब देखो मटेरियल मतलब जिस वायर से जो वायर यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखने जाऊँ लैम्डा इंटू एल तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लेंथ का रेशियो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, केस फर्स्ट था। केस सेकंड क्या कह रहा है कि इसके पैरेलल में मैंने क्या किया, एक 16 ओम का एक रेजिस्टर ऐड कर दी। तो न्यू बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है ये मिड पॉइंट पे आ जा रहा है, यानी 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या होगा तो देखना, ये R1 आ जाएगा अपॉन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें यहाँ से, अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं तो 16 पैरेलल में 16 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस R2। तो यहाँ पे मैं इसको पुट करूँगा 16 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस R2, और जो बैलेंस पॉइंट था 50-50 मिड पॉइंट पे, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे R1 इक्वल्स टू 16 इंटू R2 डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा 16 प्लस R2। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, किसी एक का अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर मैं R1 के वैल्यू रखूँ तो ये आ जाएगा 2/3 R2, 2/3 R2, 16 R2 अपॉन 16 प्लस R2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, देखो R2 से R2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 16 प्लस 2/3 R2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब जो R2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगा 2/3, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 2/3 R2 इक्वल्स टू 16 माइनस 32/3। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, 48 माइनस 32, तो यहाँ से आ जाएगा 613, ठीक है। तो R2 का वैल्यू आ गया 16/3, 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, R2 का वैल्यू आ गया 8 ओम, R2 आ गया आपका 8 ओम। तो R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा आपका 2/3 R2, तो 2/3 R1 है 8, यानी 16/3 ओम, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट यहाँ पे हो चुका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट से है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आप समझना है इसको। इन द फिगर द एलईडी विल ग्लो फॉर इनपुट ऑफ ABCD, और 0 को उसने लो माना और 1 को हाई, मतलब 0 पे ऑफ होगा और 1 पे ऑन, ठीक है। अब कह रहे हैं एलईडी को ग्लो करना है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को समझना, तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा एलईडी जो है ग्लो करने के लिए कौन सी बाइसिंग होनी चाहिए इसमें। तो एलईडी को क्या फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए, है ना, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में, यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 1 और यहाँ क्या चाहिए 0, तभी तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। और फिर उस केस में क्या मिलेगा हमें, लाइट, इस तरीके से एलईडी से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इनपुट रखेंगे हम लोग और चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 चाहिए, तो 1 ये कौन सा गेट है, एंड गेट, और एंड गेट 1 कब मिलेगा मुझे, जब यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 मिले। तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, देखो आप समझना, अगर यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से भी 0 0, और 0 0 का क्या देता है, अगर मैं इसको पहले इसको अगर इसको कंसीडर ना करूँ तो और गेट है, 0 + 0 0 आएगा,
और 0 का नॉट गेट क्या दे देगा 1, तो यहाँ से जो आउटपुट आपको मिलेगा ये यहाँ पे 1 मिलेगा। सेम यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें चाहिए 0, यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे एक केस में 1 रख रहा हूँ, एक केस में 0 रख रहा हूँ। अगर यहाँ से इनपुट 1 और 0 का और गेट 1 देगा और 1 को फिर यहाँ पे नॉट गेट है तो क्या दे देगा 0, तो यहाँ से 0 मिल गया। तो यानी कि जो आंसर होगा, यानी कि अब जो ये एलईडी है ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ हाई और यहाँ पे लो, तो एलईडी क्या करेगा ग्लो करेगा। तो यानी राइट आंसर क्या होना चाहिए 0 0 1 0 0 0 1 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A simple pendulum with a bob of mass m carrying a charge q in equilibrium in presence of horizontal electric field E, then tension in the thread is। मतलब कि यहाँ पे जो है देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो इसके वजह से इस जो ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे अगर मैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको छोड़ूंगा इस तरीके से रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है वो मूव करने की होती है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर लगेगा, mg इधर, तो एक कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसमें टेंशन पूछा जा रहा है, टेंशन इन द थ्रेड। तो t का वैल्यू यहाँ पे रख दें हम लोग, ठीक है। यहाँ t मान लिया ये थीटा है, तो अगर कंपोनेंट ब्रेक करोगे ये थीटा, तो इधर आ जाएगा t cos थीटा, इधर आ जाएगा t sin थीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इधर होगा q इंटू e, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैलेंस करेंगे, तो t cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग mg, और दूसरा t sin थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा t sin थीटा इजकल टू QE। और अब दोनों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, इक्वेशन सेकंड प्लस फर्स्ट ऐसे कर। तो इसको अगर स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो देखो दोनों इसमें भी t है, t स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा आपका QE स्क्वायर और mg का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग और ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होने वाला है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो t स्क्वायर आएगा अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया तो यहाँ से t आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, t इजकल टू QE स्क्वायर प्लस mg। क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है, फॉर एन आइडियल गैस इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा Q इजकल टू 0, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की जा रही है। वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स एंड टेम्परेचर बिकम्स 1/4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, मतलब ये 1/4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू है। आइडेंटिफाई द गैस, यानी कौन सा गैस है इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से गामा की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या पता चल जाएगा कौन से गैसेस है, ठीक है। तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको समझना। आपको जो रिलेशन इस क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम, और दूसरा जो रिलेशन दे रहा है टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। तो आइडियल गैस के वैसे इक्वेशन देखोगे तो PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर मुझे टेम्परेचर के टर्म में चाहिए तो T इंटू वी टू दी पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे। तो यहाँ से देखो T1 V1 टू दी पावर गामा -1, T2 V टू दी पावर गामा -1 अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो T1 जो टेम्परेचर T मान ले रहा हूँ, वॉल्यूम को V मान ले रहा हूँ, और जो सेकेंड टेम्परेचर है जो वॉल्यूम है 8 टाइम्स हो रहा है, तो यानी 8 टू दी पावर गामा -1, और जो टेम्परेचर है 1/4 हो जा रहा है 1/4 T, इस तरीके से। तो टेम्परेचर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो V टू दी पावर गामा -1 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। 4 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, 4 8 टू दी पावर गामा -1, 8 टू दी पावर गामा -1। अब इसको हमें क्या करना है, अच्छा ये जो है वॉल्यूम भी होगा ना इसमें, इसका जो वॉल्यूम है 1/4 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक्चुअली जो टेम्परेचर बिकम्स 1/4 टाइम्स एंड वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, तो ये 8V आ जाएगा यहाँ पे, 8V, यानी V टू दी पावर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा -1, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे 2 के टर्म में, देखो इसको पावर मुझे ये कंपेयर करना है, तो 2 टू दी पावर 2 लिख दूंगा, और यहाँ 8 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3,
और होल पावर है गामा माइनस 1, तो इसको मैं फिर से अगर इसको सॉल्व करूँ आगे तो 2 टू द पावर 2 और इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू गामा माइनस 1। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं पावर को, तो 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू गामा माइनस 1 और 2/3 इक्वल्स टू आ जाएगा गामा माइनस 1, तो गामा की वैल्यू आ जाएगा 2/3 प्लस 1 और यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 एलसीएम आएगा यानी 5, तो 5/3 गामा की वैल्यू आ गया आपका 5/3 और 5/3 किसके लिए होता है? 5/3 गामा की वैल्यू किसके लिए हो जाएगा? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो आंसर हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस ये हीलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज रिलीज्ड ऑन अ रेल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड पूछा जा रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि एक टाइम के बाद जो है रॉड जो है जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात की जा रही है तो रॉड जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा हो, ठीक है, तो वो वेलोसिटी इसकी क्या होगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पे देखोगे तो जो फोर्स होगा नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नीचे लगेगा ग्रेविटी, नीचे ग्रेविटी और ऊपर जो होगा कौन सा फोर्स हो जाएगा इस पे? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे आ जाएगा? तो देखो इसको इनिशियली अगर जब ये रिलीज करेंगे तो जैसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी के डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यानी कि इस पे अगर फोर्स हम लोग फाइंड आउट करें तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यानी थंब इधर गया तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि हम लोग अगर इस रॉड को अगर ईएमएफ से मतलब एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यानी इधर करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर, तो करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो परपेंडिकुलर टू द पाम क्या गया? फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का वो इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव्ड होगा? जब इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इक्वल होना चाहिए mg के। और मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है करंट कैरिंग में तो क्या हो जाता है I/L/B इक्वल्स टू mg। अब करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिप्लेस करूँ एक बैटरी से तो यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और अगर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है इसमें ये होता है VL, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और L जो होता है लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, यहाँ से अगर करंट फाइंड आउट करें तो करंट हो जाता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि ईएमएफ कितना दे रखा है, यहाँ से आ गया VL/R। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, VL/R करंट आ गया और ये L है और ये B इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा V इक्वल्स टू आ जाएगा mgr अपॉन B² L²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन जूल। जूल में पूछा जा रहा है, कहाँ से? तो फर्स्ट वाले से कहाँ जाना है? सेकेंड वाले में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप एनर्जी जो लेवल है अगर उससे अगर वो चीज़ें आपको ध्यान में है तो डायरेक्ट बन जाता है ये चीज़ें। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इजकल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इजकल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इन सबों का एनर्जी जो होता है वो आपको जनरली क्या होता है बच्चे याद रखते हैं। अब इसमें क्या एनर्जी का वैसे फार्मूला देखोगे तो E इजकल टू आपका -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जो Z की वैल्यू है 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, यहाँ 1/13 इंटू 1/n²। और पहले कहाँ की बात की जा रही है यहाँ पे n इजकल टू फर्स्ट बोर्स यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड के लिए फर्स्ट से सेकंड ले जाना है तो इसको एनर्जी कितनी चाहिए, जो ये एनर्जी गैप होगा, तो सेकंड लाइन के हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करें तो सेकंड लाइन के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या सॉल्व आउट होके आएगा यहाँ से, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रहता। अब नेक्स्ट फिर उसको आप 3 से एक्चुअली n इजकल टू 1 2 यहाँ 3 आ जाए, 3 से डिवाइड करोगे 9 तो वो आ जाएगा। फिर हमें यहीं तक पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कितना एनर्जी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ का एनर्जी गैप निकालूँ डेल्टा E तो आ जाएगा यहाँ से जो सॉल्व करोगे
3 में से -3.4 और यहाँ पे कितना -13.6। तो ये आएगा सॉल्व करके, अगर डेल्टा ई अगर हम लोग निकाला जाए यहाँ से तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस करना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.4 माइनस करेंगे इसमें से 13.6 में से -3.4 माइनस करेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये एनर्जी चाहिए हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए, लेकिन ये पूछा जा रहा है जूल में, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जूल में पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10.2 इसका वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म से है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक, इक्विलैटरल प्रिज्म है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इफ द रे इमर्ज ग्रेजिंग द सेकेंड सरफेस, यानी जो सेकेंड सरफेस है यहाँ से ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी सरफेस के अलोंग ये लाइट रे इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होता है जब ये वाला एंगल क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल के बराबर। अभी चेक करते हैं हम लोग ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, यानी कि R1 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √2 दे रखा है। अब हमें क्या करना है R1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये होता है R1 प्लस R2। तो R2 ए तो गिवन है, R2 हमें पता करना है। तो R2 कैसे, इस सरफेस पे अगर हम लोग रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो है स्नेल्स लॉ लगा दे तो R2 की वैल्यू आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो √2 इंटू इधर जो एंगल सबटेंड कर रखा है sin R2 इजिकल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है तो 1 इंटू साइन ई, और ई का वैल्यू है π/2। तो यहाँ से √2 इंटू साइन R2 इक्वल्स टू साइन π/2 यानी 1 आ जाएगा। तो साइन R2 आ जाएगा √2 1/√2, तो R2 आ जाएगा आपका 1/√2 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ए इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री हो जाएगा। R1 फाइंड आउट करना है और ये 45 डिग्री है तो R1 आ जाएगा आपका 15